नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की वज्र गुणन विधि पर चर्चा करेंगे। वज्र गुणन विधि को अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। जैसा कि इसके पहले आपने तीन विधियों को पढ़ा है, ग्राफिक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। आज आप पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ये भी एक तकनीक है, ये भी एक विधि है जिसकी सहायता से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त करते हैं। तो आइए समझते हैं वज्र गुणन विधि में कितने चरण होते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हम कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, इस विधि को लगाने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, क्या नियम होता है। तो इसमें कई चरण होते हैं। पहला चरण, टोटल 4 चरण होते हैं। पहला चरण है रैखिक समीकरण युग्म को मानक रूप में लिखना। रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखना। व्यापक रूप में लिखना। व्यापक रूप में आइए लिख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म को। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 पहला समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। व्यापक रूप में आप जानते हैं कि अचर पद को कभी कभी हम दाईं ओर भी लिखते हैं, लेकिन वज्र गुणन विधि को लगाना है तो यहां पर क्या करते हैं कि अचर पद जो c1 c2 होता है वो बराबर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। अब बाकी आप जानते हैं a1x का गुणांक है, यहाँ a2 भी x का गुणांक है, b1 b2 भी क्या है, y के गुणांक है। तो पहला काम ये है कि रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में लिखना है। लिख लिया। दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में एक चित्र बनाएंगे। निम्न चित्र बनाना। कैसा चित्र बनाएंगे, किसका चित्र बनाएंगे, हम बनाएंगे गुणांकों से। यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। आप इन गुणांकों को इस प्रकार से सजाइए। b से स्टार्ट कर रहा हूं। b1 के नीचे हो जाएगा b2, फिर देखिए c1 के नीचे हो जाएगा c2, फिर आएगा आगे a1 के नीचे हो जाएगा a2 और फिर हो जाएगा b1 के नीचे b2। देखिए स्टार्ट आपने कहां से किया, प्रारंभ कहां से किया, b से। समाप्त कहां से किया, कहां पर किया, b पर। b c a b, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। कैसे लिखेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, एक चक्रीय क्रम का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ए हो गया, ए बी है, मान लीजिए यहाँ सी है। चक्रीय क्रम, साइक्लिक ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कहां से करना है, यहां से आपको प्रारंभ करना है। कहां से प्रारंभ करना है, बी से प्रारंभ करना है। तो बी के बाद किसका नंबर आएगा, सी का, फिर सी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का, और ए के बाद किसका नंबर आएगा, पुनः बी का। यानी बी से हम प्रारंभ करेंगे और बी पर ही क्या होगा, अंत होगा। देख लीजिए, बी फिर सी फिर ए और लास्ट में क्या आ गया, बी। ये कहां पाएंगे आप, ये समीकरण में देखें, समीकरण में गुणांक ही तो है, इनको सजाया गया है। इतना इस प्रकार से सजाने के बाद और भी सजाना है, कुछ काम बाकी है। क्या करेंगे, बी और सी के बीच में क्या लिखेंगे, ऊपर एक्स लिखेंगे। सी और ए के बीच के ऊपर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ए और बी के ऊपर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। थोड़ा इसको और दूर कर देते हैं, b1 b2। अब क्या लगाना है आपको, क्रॉस लगाना है। क्रॉस कैसे लगाएंगे, उसमें तीर बनाते हुए क्रॉस लगाना है। b1 से कहां जाएंगे, c2 में, और फिर b2 से कहां जाएंगे, c1 में। ये देखिए क्रॉस हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी यहां पर हम क्रॉस लगा दिए, क्रॉस में जो लाइनें खींची गई उसमें तीर का निशान, तीर क्या बता रहा है,
बता रहा है कि B1 का गुणा आपको करना है C2 में, B2 का गुणा करना है आपको C1 में, फिर C1 का गुणा करना है A2 में। तिरछा जाना है आपको, सीधे नहीं जाना है, तिरछा जाना है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर तिरछा। तो C1 का गुणा किससे होगा? A2 से, और C2 का गुणा होगा किससे? A1 से। फिर ऊपर से नीचे A1 का गुणा होगा किससे? B2 से, और A2 का गुणा होगा किससे? B1 से। इस प्रकार से, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस, यहाँ क्रॉस लग गया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन, यहाँ गुणन है यानी गुणा करना। तो क्रॉस के बाद क्या करते हैं? गुणा, यानी तिर्या गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, और इसको हम वज्र गुणन विधि इसीलिए कहते हैं। अब क्या करेंगे? दूसरे चरण में मेरा चित्र बन गया है, अब क्या करेंगे? तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में निम्न समीकरण बनाइए। कैसा समीकरण बनाना है जरा देखिए। x बटे फिर y बटे फिर 1 बटा, यहाँ देखिए x y और 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी x का बटा होगा, y का बटा होगा, 1 का बटा होगा। अब x का जो बटा होगा अर्थात यहाँ पर हर होगा, उसमें क्या होगा? किस व्यंजक को लिखेंगे? तो यहाँ जरा देखिए, x के लिए आप इस 4 को पकड़ेंगे, 4 में क्या करेंगे? B1 का गुणा C2 में भी हो जाएगा, B1 C2, फिर लगा देंगे माइनस, यानी इसका इसमें साथ गुणा करने के बाद जब इस गुणा को कर लिखेंगे तो यहाँ उसके पहले आप क्या लगा देंगे? माइनस, B1 C2 माइनस, फिर B2 C1, B2 C1। अब y की बात है तो y के लिए 4 पद हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। तो यहाँ भी ऊपर से नीचे आना है, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, C1 A2, C1 A2 माइनस, तुरंत लगाइए गुणा करने के बाद, फिर C2 A1, C2 A1। चलिए y का काम हो गया। अब 1 के बटे क्या होगा? यहां से 4 फिर है ना, A1 B1 A2 B2, A1 का गुणा B2 में, ध्यान रखना है ऊपर से नीचे आना यानी तिरछा जाना है आपको, A2 B1। ये तीसरा चरण हमारा हो गया, समीकरण हमने बना लिया। अब हमारा चौथा चरण आ रहा है। चौथे चरण में क्या करेंगे आप? चौथे चरण में x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान कहां से ज्ञात होगा? ये जो समीकरण आपने बनाया है यहीं से। आप ले लीजिए किसको? पहले को और तीसरे को। तो पहले और जो तीसरे को, चूंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इसका मतलब है कि तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पर देखिए x का बटा यहाँ पर भाग है, तो जब हम इसको ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? गुणा, भाग का गुणा होता है, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से? x का मान होगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटे यहाँ रहेगा, ये ऊपर निकल गया, A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ पर आ गया A1 B2 माइनस A2 B1। यहां से मिल गया हमको किसका मान? x का मान। y का मान कहां से मिलेगा? मिलेगा हमें दूसरे और तीसरे से। तो y का मान क्या मिलेगा? y बराबर हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे ये रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा x और y का मान। अब यहां पर शर्त है, याद रखना है कि जो हर की राशि है, व्यंजक है A1 B2 माइनस A2 B1, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जो कि अशून्य है, शून्य नहीं है, उसमें जीरो का भाग परिभाषित नहीं है, जीरो का भाग हम नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब यदि बटे में यहाँ शून्य है, यदि ये शून्य हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अर्थात अपरिभाषित होगा। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि इसका मान शून्य नहीं होगा, तभी
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो 4 चरण को आपको इस तरह से याद रखना है, कहना कुछ नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से जैसा कि 4 चरण है इनको क्रम से आपको फॉलो करना है। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि यह शून्य हो तब क्या हो, शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, स्थित फर्स्ट है, जरा देखिएगा यहाँ पर स्थित फर्स्ट है। यहाँ पर जब यह शून्य नहीं होगा तो x और y के निश्चित मान आएंगे। यहाँ पर यदि a1 बटे a2, यहीं पर हम फिलहाल बाद में हम रिजल्ट को इकट्ठा लिखेंगे फाइनल आंसर, पहले स्थित कर लेते हैं। यदि a1 b2 माइनस a2 b1 0 ना हो, इससे क्या होगा, a1 b2 बराबर a2 b1, बराबर नहीं तो बराबर नहीं। अब a1 के नीचे a2 को लाइए आप, अब b2 को आप b1 के नीचे ले जाइए, तो क्या मिल गया यहाँ पर आपको, यहाँ मिल गया a1 बटे a2, यानी a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। जानते हैं इस स्थिति में क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। चौथे चरण को मैं मिटा रहा हूं यहां पर। यदि यह शून्य हो जाए तब क्या होगा, यदि शून्य हो जाए, यदि a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर क्या हो, 0 हो, इसका मतलब जहां एक कटा हुआ है बराबर नहीं है तो बराबर आ जाएगा, इसका मतलब होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब हम कहें कि इस रिजल्ट के आधार पर रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में हम क्या कहेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल की जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिनके एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक और केवल एक हल होता है। कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे होते हैं जिनके अनंततः अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और कुछ रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका कोई भी हल नहीं होता है। तो ये हमारे पास आ गया, यदि इतना आ गया तो इसके आधार पर एक निष्कर्ष तो निकल चुका है, लेकिन यदि ये बराबर है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा या अनंतः अनेक हल होंगे। तो सिर्फ इतने के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते, यदि आगे हमें जो 2 संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आपको स्पष्ट करना है तो हमें तीसरे अनुपात यानी C1 बटे C2 को भी लेना होगा। तो यहाँ पर यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन यदि ये C1 बटे C2 के बराबर न हो, ध्यान रखना है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और c1 बटे c2, अर्थात तीनों अनुपात यदि बराबर हो जाएं तब क्या होगा, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। इस स्थिति में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी क्या होंगे, अनेक हल होंगे। आइए इसको हम, चूंकि यह रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर आधारित कई सवाल होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन शर्तों को हमें याद रखना है। तो आइए इसको हम एक व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं यहां पर क्रम से। पहला है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कैसा मिलेगा, एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल मिलेगा। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और ये बराबर न हो c1 बटे c2, तब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो कोई भी हल नहीं होगा। यानी यदि ऐसा आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2
और बराबर है C1/C2, अर्थात तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो फिर क्या होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म के तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इसको ऐसा भी कहते हैं अनंततः अनेक हल होंगे। याद रखना है, इसका उल्टा भी होता है, यदि एक अद्वितीय हल होगा तो फिर ये होगा, कोई भी हल नहीं होगा तो ये शर्त सही होगी, और यदि परिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो ये शर्त सही होगी। इस तीनों चीजों को आपको याद रखना है, ये तीनों रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बीजगुणन विधि को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को बीजगुणन विधि से हल कीजिए। प्रश्न है 3x - 2y - 4 = 0, -2x + y + 3 = 0। आइए इसको हम बीजगुणन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसको हमें लिखना है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है, 3x - 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर हो गया 1, -2x + y + 3 = 0, समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसे हमें बीजगुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम गुणांकों की पहचान कर लें। A1, B1, C1 ये कितने हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर A1 बराबर, जो पहले समीकरण का x का गुणांक होता है वो A1 होता है, y का गुणांक B1 होता है। तो B1 कितना है, -2, C1 कितना है, -4। चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह सहित लेना है। A2, B2, C2 क्या होते हैं दूसरे समीकरण में। तो x का गुणांक यहाँ A2 कितना है, -2 है। B2 यहाँ गुणांक आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ गुणांक कितना माना जाएगा, 1। तो B2 बराबर हो जाएगा कितना, 1। C2 बराबर कितना, यहाँ देख लीजिए 3। ये हमारे पास आ गए A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब हमें बीजगुणन विधि से हल करना है, तो यहां हम लिख देते हैं। अब बीजगुणन विधि से हल करने पर हमने इसलिए लिखा, मान लीजिए समीकरण आपको देता है और कहता है, विधि का नाम नहीं बताता है, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और यदि आप बीजगुणन विधि से हल करते हैं तो यहाँ हमें लिखना चाहिए कि बीजगुणन विधि से हल करने पर करते क्या है, यहाँ गुणांकों को हम सजाते हैं, उनको रखते हैं। शुरू कहां से करते हैं, B से। जैसा कि आपको मालूम है A, B, C, हम B से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से B से C आएंगे, C से A जाएंगे और A से पुनः कहाँ आएंगे, B, यानी B से स्टार्ट होगा। तो यहाँ है -2, A आ गया -2, फिर C1 है -4, और फिर क्या आएगा C के बाद A, यानी A वाले, तो यहां जाएगा 3, और फिर B आएगा, तो ये जाएगा -2। ये हो गए B, C, A, B। इसी प्रकार से यहां जाएंगे, B2 के स्थान कितना हो जाएगा, 1, C2 के स्थान कितना आ जाएगा, 3, फिर यहां आना है A2 के स्थान कितना है, -2, B2 के स्थान कितना यहाँ पर 1। एक गुणांकों को हमने सजा लिया इस क्रम में, B से स्टार्ट किया, अब B पर अंत हुआ। एक बार चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। -2 -4, -2 -4, फिर 1 3 1 3,
इसके बाद a आएगा 3 माइनस 2, इसके बाद b1 b2 रिपीट होंगे, माइनस 2 1। इसके बीच में यहाँ क्या लिखते हैं x, यहाँ क्या लिखते हैं y, और यहाँ क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनेगा x का बटा, फिर y का बटा, फिर 1 का बटा। x के नीचे हम किसको लिखेंगे, यहां पर जरा देखिए, इसका गुणा इससे होगा, फिर माइनस करके इसका गुणा इससे होगा। y के लिए भी यहां से गुणा यहां होगा, फिर यहां से गुणा यहां। आपको पहले ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर यहां से यहां जाना है, फिर ऊपर से नीचे तिरछा, और यहां से यहां जाना है, तिर्यक चलना है आपको। x के लिए क्या हो जाएगा, -2 गुणे 3, -2 गुणे 3, कोष्टक में माइनस इसलिए रखा क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो 1 गुणा करने के बाद हमने क्या लगा दिया माइनस, फिर 1 गुणे ऋण 4, 1 गुणे ऋण 4, यहां हो गया। x वाला काम समाप्त हो गया। चलिए y के लिए देखते हैं, -4 गुणे -2, -4 गुणे -2, और यहाँ माइनस तुरंत लगा देंगे। फिर 3 गुणे 3, ये हो गया 3 गुणे 3। 1 के लिए क्या करेंगे, ये 4 अंक है हमारे पास, तो इसका गुणा इससे करेंगे, 3 गुणे 1 होगा, फिर माइनस करेंगे, तो -2 का गुणा -2 में, तो यहाँ हम कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि दोनों में ऋण चिन्ह है। आगे इसको सरल कर लीजिए आप, तो 3 दूना 6 -6, और यहाँ देखिए ऋण है धन हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ जाएगा y, 4 दूना 8, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर, यहाँ क्या होगा 3 एकम 3, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ माइनस है, तो 2 दूना 4, तो 3 ऋण 4। आगे और सरल कर ले, तो -6 धन 4 कितना हो जाएगा -2, यहाँ क्या जाएगा y बटे -1, यहाँ क्या होगा 1 बटे -1। इसका हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब यहीं से हमें x और y का मान मिलेगा। किसको किसको पकड़े जरा देखिए आप, पहले और तीसरे से। अब पहले और तीसरे से, तो पहला और तीसरा क्या है, x बटे -2 बराबर 1 बटे -1, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 1 गुणे, इधर भाग है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो -2 बटे हो जाएगा -1, तो यह जाएगा आपका -2 बटे -1, 2 एकम 2, माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ मिला x बराबर 2। तो यहाँ पर आपको x का मान मिल गया है। अब किसका मान चाहिए आपको, y का, तो कहेंगे पुनः, अब किसको पकड़ेंगे, दूसरे और तीसरे से, पुनः दूसरे और तीसरे से। तो दूसरे और तीसरे को पकड़ लेते हैं, क्या है, दूसरा है y बटे -1 बराबर, यहाँ 1 बटे -1, तिरछा गुणा कर दीजिए, -1 का गुणा होगा 1 गुणे -1 बटे -1, ये आ गया -1 बटे -1, मान क्या हो जाएगा प्लस, तो y का मान क्या मिल गया यहाँ पर 1। इस प्रकार से वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म का हल मिल चुका है। अतः हल है x बराबर -2 तथा y बराबर कितना है 1 है। तो इस प्रकार से वज्र गुणन विधि के द्वारा जो एग्जाम्पल मैंने लिया था ये सॉल्व होता है, और इसका जो आंसर आया है x बराबर 2 तथा y बराबर 1।